Let us complete the present chapter. What are criteria of grouping the organism under 5 kingdoms? यानी जो हमने 5 किंगडम्स में सारे जीव है ना, जीव जंतु जितने भी हैं सभी को बांटा हुआ है क्लासिफिकेशन में, तो उसका आधार क्या है, क्राइटेरिया क्या है, क्या तरीका है? द फर्स्ट क्राइटेरिया इज नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट। पहला क्राइटेरिया है कितनी सेल्स प्रेजेंट है, सिंगल सेल, यूनिसेलुलर या मल्टी सेलुलर। नेक्स्ट इज अरेंजमेंट एंड नंबर ऑफ लेयर प्रेजेंट्स। दूसरा है कि जो सेल्स है वो कैसे अरेंज की गई है और कितनी परतें उसमें बनाई गई हैं। तीसरा है प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, प्लेज द मेजर रोल इन मेजर क्लासिफिकेशन। सेल वॉल उसमें है या नहीं है। सेल वॉल आपको पता है प्लांट में होती है, एनिमल में नहीं होती, तो एक ये उसका क्लासिफिकेशन का आधार है। मोड ऑफ इनटेक न्यूट्रिशन इज द की व्हेन इट कम्स टू कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। जब हम कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर में आ जाते हैं, कम्प्लेक्स में, तो इनटेक ऑफ न्यूट्रिशन यानी हम भोजन कैसे करते हैं। और लास्ट है ऑर्गेनाइजेशन लेवल इज आल्सो एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ क्लासिफिकेशन, कि उसमें जो संगठन, किस लेवल का संगठन होता है। जो जीव है ना अलग अलग, जैसे बैक्टीरिया है या आपके विल्ड एनिमल हैं या ह्यूमन है, इनमें संगठन कैसा बनता है, कोई अपना संगठन बना। जैसे आपने देखा है शेर भी कई बार ग्रुप में रहते हैं, या बैक्टीरिया है वो तो डिवीजन करते रहते हैं, वहीं ग्रुप बना लेते हैं। ह्यूमन भी ग्रुप में रहते हैं, तो वो किस लेवल का ग्रुप है, संगठन है, उसके हिसाब से हम करते हैं। स्टेट मेजर डिवीजन इन प्लांटे, जो पौधे वाला है ये, उसमें कौन कौन से मेजर डिवीजन है। मेंशन द बेसिस फॉर दिस डिवीजन सॉल्यूशन। तो डिवीजन है थैलोफाइटा और एल्गे। तो एल्गे जो होती है नीली ब्लू ग्रीन एल्गे होती हैं, ये थैलोफाइटा में आती हैं। इनमें लाइक बॉडी होती है, एक जैसी, शरीर एक जैसा होता है। ब्रायोफाइटा बॉडी इज डिवाइडेड इनटू लीफ एंड स्टेम। ब्रायोफाइटा में पत्ते और जो तना है उसमें बटी हुई होती है। टेरिडोफाइटा द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ। इसमें क्या होता है, रूट भी होती है, स्टेम भी और लीफ भी। ब्रायोफाइटा में क्या होता है, लीफ और स्टेम ही होता है। जिम्नोस्पर्म सीड बेयरिंग नेक्ड सीड। इसमें सीड तो होते हैं लेकिन वो नेक्ड होते हैं, उनमें कोई झिल्ली उसके ऊपर कवर नहीं होता। जिम्नोस्पर्म सीड बेयरिंग कवर्ड सीड, ये दो प्रकार के होते हैं। ये एक एंजियोस्पर्म है इसमें, दरअसल एक जिम्नोस्पर्म। तो सीड बेयरिंग कवर्ड सीड्स, ये एंजियोस्पर्म हम इसमें इसको बोल देंगे, ठीक कर देंगे इसको जब आएगा जब। तो एंजियोस्पर्म है ये। एंजियोस्पर्म, इसमें कवर सीड होते हैं, उसमें कवर सीड नहीं होते, सीड दोनों में होते हैं। तो बस ये देखना है किसी के कवर हैं किसी के अनकवर्ड है। इसके बाद हम नेक्स्ट आपका आता है मोशन का, ये नेक्स्ट चैप्टर है मोशन। तो ये आपने पहले तो पढ़ना है अच्छी तरह से पाठ को, और जब वो लेसन रीडिंग हो जाए आपकी तो उसमें देखना है क्या क्या टर्म आई हुई है। तो उन टर्म्स को हम यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहे हैं। मोशन माने गति, जैसे कोई भी गति करता है, पेड़ पौधों को छोड़ के सभी गति करते हैं। थोड़ी सी तो ऊपर पेड़ पौधों में होती है, लेकिन वो जो है वाइब्रेटरी मोशन है, कभी इधर और कभी उधर। उसका तना तो फिक्स होता है, तो वो तो आगे जड़ वगैरह तो चल नहीं सकती, पेड़ एक ही जगह खड़ा रहता है। एक्सप्लेन व्हाई द बिलो स्टेटमेंट अबाउट डिस्प्लेसमेंट आर नॉट ट्रू। डिस्प्लेसमेंट, जब आदमी किसी बॉडी में मोशन होता है यानी गति होती है, तो वो एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है, तो उसकी जो दूरी होती है वो होता है डिस्टेंस कवर, यानी कितनी दूरी तय की। एक ये डिस्प्लेसमेंट, ये अलग जो है टर्म है। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस एक दूसरे से मिलते भी हैं और कुछ मात्रा में अलग भी हैं कुछ बातों में। तो डिस्प्लेसमेंट वास्तव में होती है कि आफ्टर द मोशन बॉडी, डिस्टेंस ऑफ बॉडी फ्रॉम इनिशियल पोजीशन, यानी पहले बॉडी कहाँ पे थी और पार्टिकल कहाँ पे था, ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, और मोशन के बाद कहाँ चला गया, उनके बीच की सीधी दूरी, जो सीधी दूरी होती है उसको बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट। ये जीरो भी हो सकती है, यानी डिस्टेंस कवर्ड तो है, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगी। यानी हम बिल्कुल सीधी लाइन में चलें तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ट्रेवल एक साइड होता है। तो डिस्टेंस ट्रेवल तो है जैसे हम घूम फिर के अपने, मान लो कहीं पे चले गए, खेत में चले गए, कहीं जो आपके वहाँ पे रास्ते हैं उनमें से
वो घूम फिर के जाते हैं। लेकिन डिस्प्लेसमेंट होती है सीधी दूरी, यानी वहां से उसको एकदम जो बिल्कुल सीधा देखते हैं वो दूरी होनी चाहिए। ये है डिस्प्लेसमेंट्स कैन नॉट बी जीरो। एक तो ये आपने प्रूव करना है। तो अभी तो मैंने बताया कि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है। जैसे हम मान लो किसी सर्कल में चलते हैं, एक जगह से शुरू हुए सर्कल में गोलाई में, और हम घूमते फिरते उसी जगह पे आ गए, तो हमने डिस्टेंस तो ट्रेवल किया है, हम उसके जो सर्कल है उसकी दीवारों के पास से चले हैं चारों तरफ, तो डिस्टेंस तो हमने कवर किया है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो है। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट होती है स्ट्रेट डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन, कि अपनी आरंभिक अवस्था, आरंभिक जो उसकी पोजीशन है, स्थिति है, उससे कितनी दूर गया है, वो सीधी लंबाई मापनी है। लेकिन जब हम सर्कल में घूम के वापिस आ गए उसी पॉइंट पे जहाँ से चले थे, तो हमारा डिस्टेंस तो कुछ भी नहीं है, जहाँ से चले थे वहीं पे आ गए। तो डिस्टेंस कवर्ड तो है अगर हम उसके घूम के आए, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी इसमें। तो जो स्टेटमेंट है ये गलत है। दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, ये सही नहीं है। बिकॉज व्हेन द ऑब्जेक्ट रीचेज द सेम पॉइंट वेयर इट स्टार्टेड, वो अगर उसी पोजीशन पे पहुंच जाए, उसी पॉइंट पे पहुंच जाए जहां से शुरू किया था, आफ्टर इट्स मूवमेंट, अपनी गति के बाद, इट्स डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट जीरो होती है। हालांकि डिस्टेंस कवर्ड जरूर होता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो होती है। एज द डेफिनेशन स्टेट्स दैट इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट, यानी जो जहां से हमने शुरू किया और जहां पे हमने खत्म किया उसकी सीधी दूरी डिस्प्लेसमेंट होती है। लेकिन जिस पॉइंट से शुरू किया उसी पे आ गए तो दूरी तो जीरो हो गई, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाती है। दूसरा, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट आर ऑलवेज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड से हमेशा बड़ा होता है। गलत है ये, क्योंकि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बड़ा हो सकता है, वो भी हमेशा बड़ा नहीं होता। अगर वो स्ट्रेट लाइन मोशन है ना, सीधी रेखा में, तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कवर्ड बिल्कुल इक्वल होते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट मे और इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बट नेवर ग्रेटर देन इट। तो देखो, डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस ट्रेवल से ज्यादा बड़ी नहीं हो सकती, बराबर हो सकती है। बिकॉज इट इज द मेजर ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, क्योंकि जो सबसे छोटा डिस्टेंस होता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन में। तो मैं अभी, जैसे आप एक खेत के चारों तरफ घूम रहे हो, तो एक खेत पे कॉर्नर से चले आप, मान लो उसकी साइड है 100 मीटर और चारों साइड 100 की है, तो हम एक पॉइंट से चले और चारों साइड में घूम के वापिस उसी पॉइंट पे आ गए, तो हमारी डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना हुआ? चार साइड से 100 मीटर की, तो 400 मीटर हम चले हैं, उसी पोजीशन पे आ गए। तो वो डिस्टेंस ट्रेवल तो है 400 मीटर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे जीरो हो जाएगी, क्योंकि जहां से चले उतनी डिस्प्लेसमेंट है, वही पॉइंट पे आ गए। तो जो इनिशियल और फाइनल पॉइंट है उनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, डिस्टेंस ट्रेवल कोई डिस्टेंस नहीं है, तो वो डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी। अब दूसरा देखिए, अगर हम एक ही जो रास्ता है 100 मीटर चलते हैं, वो है स्ट्रेट लाइन, उसका डिस्टेंस कवर्ड भी 100 मीटर है और डिस्प्लेसमेंट भी, क्योंकि इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच में 100 मीटर की दूरी है। अगर हम दो रास्तों पे चले हैं, जैसे एक 100 मीटर चले, फिर खेत तो 90 डिग्री पे होता है, 90 डिग्री घूम गए और फिर एक डोली पे और चले, तो दो डिस्टेंस हमने कवर किए हैं 100 मीटर की, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया है 200 मीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, सीधी दूरी कितनी होगी पहली और आखिरी? तो जैसे एक राइट एंगल ट्रायंगल होती है, उसका डायगोनल होता है, तो डायगोनल सीधी दूरी होगी, तो डायगोनल तो जो है उन दोनों दूरियों से कम होगा। तो ये है कि डिस्प्लेसमेंट कभी बड़ी नहीं हो सकती, डिस्टेंस ट्रेवल से बराबर हो सकती है, डिस्टेंस ट्रेवल बड़ा हो सकता है। तो ये दो चीजें हमने देखी। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी? अब इसका देखना है। स्पीड क्या होती है? स्पीड होती है डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इन ए गिवन टाइम। बाय गिवन टाइम में आपने कितना डिस्टेंस कवर किया। मान लो आप 10 सेकंड में 500 मीटर जाते हो, तो स्पीड हो जाएगी 500 डिवाइडेड बाई 10, और इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, जिसमें हम मापते हैं कितने मीटर एक सेकंड में चले। तो ये तो होती है स्पीड। वेलोसिटी है डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट बाय द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग गिवन टाइम पीरियड। तो देखो, उसमें डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम था, इसमें है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट होती है स्ट्रेट लाइन में, अगर वो मुड़ गई तो फिर वो डिस्प्लेसमेंट अलग आएगी,
कितनी आएगी, अब वो जीरो भी हो सकती है डिस्प्लेसमेंट, तो इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। तो वेलोसिटी जो होती है डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम होती है, स्पीड जो होती है डिस्टेंस कवर्ड बाई टाइम होती है। तो ये दो अलग अलग है, इनकी वो एक ही है यूनिट मीटर पर सेकंड। डज नॉट हैव एनी डायरेक्शन ए स्केलर क्वांटिटी, जिसमें केवल मैग्नीट्यूड है कि भाई 5 की स्पीड है 10 की स्पीड है, डायरेक्शन नहीं है, पूर्व है पश्चिम है ईस्ट है वेस्ट है नॉर्थ है साउथ, डायरेक्शन कोई नहीं है, केवल मैग्नीट्यूड है, तो वो स्केलर क्वांटिटी होती है। तो उसमें वो स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, जबकि वेलोसिटी में डायरेक्शन भी होती है, क्योंकि डिस्टेंस जो ट्रेवल्ड है, जो डिस्प्लेसमेंट है, वो डायरेक्शन के साथ चलती है। एक ही दिशा में जा रहे हैं, जैसे ही हमने साइड चेंज की 90 के एंगल पे, तो वो जो उसकी जो दिशा है वो बदल जाती है, डायरेक्शन चेंज हो जाती है, और उसमें जो डिस्प्लेसमेंट है वो बदल जाती है। तो वो ये वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं, जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी। कैन नेवर बी नेगेटिव बिकॉज डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये नेगेटिव कभी नहीं हो सकती, क्योंकि डिस्टेंस ट्रेवल्ड हमेशा पॉजिटिव होता है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन तो होती नहीं। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है इसमें डायरेक्शन भी होती है, तो डायरेक्शन नेगेटिव भी हो सकती है, उल्टी दिशा में भी हम चल सकते हैं, तो ये नेगेटिव भी हो सकती है। नेक्स्ट है स्टेट द कंडीशन व्हेन द एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल बी मैग्नेटिकली इक्वल टू इट्स एवरेज स्पीड। तो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड इक्वल कब होंगी? द एवरेज स्पीड इज डिफाइंड एज एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। स्पीड क्या होगी? टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई टोटल टाइम। वेलोसिटी होगी डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम। यानी उसमें तो वही बात है, एवरेज क्या होगी भाई, मान लो हम 10 किलोमीटर चले, 1 किलोमीटर किसी स्पीड से, दो दूसरा किसी से, तीसरा अलग से, स्पीड सारी अलग अलग है। एवरेज क्या होगी? टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। हमने 10 किलोमीटर कितनी समय में किए, तो 10 बाई जो भी समय आएगा वो होता है, और उसमें डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम होता है। तो ये दोनों एक जैसी कब होंगी, इक्वल कब होंगी? द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी when the total distance traveled by the object is equal to displacement। यानी टोटल डिस्टेंस कवर्ड और डिस्प्लेसमेंट इक्वल आएंगी, और वो इक्वल कब करती हैं? जब मोशन इज इन ए स्ट्रेट लाइन। अगर मोशन सीधी रेखा में है तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी इक्वल आएंगी। एक और है, व्हाट पैरामीटर इज मेजर्ड यूजिंग द ओडोमीटर इन एन ऑटोमोबाइल। गाड़ी के अंदर एक ओडोमीटर लगा होता है, तो वो स्पीड मापता है। इन एन ओडोमीटर द ओडोमीटर यूज टू मेजर द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द व्हीकल। तो वो एक तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द व्हीकल आएगा, भाई इस व्हीकल ने कितनी दूरी तय की, और उसमें स्पीड भी आती है कि किस स्पीड से चल रहा है, दोनों चीजें आती हैं। तो ये 4 तक आपने करने हैं, बाकी हम जो है बाद में करेंगे।